आप कहने के लिए बोल दीजिए कि 10 लाख हम रोज़गार देंगे, लेकिन 10 लाख रोज़गार वो देंगे कहाँ से? और बिहार का डेवलपमेंट तो उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। युवाओं के इमोशन से वो खेलना चाहते हैं, युवाओं की भावना से वो खेलना चाहते हैं। किसी पद पर ना रहते हुए भी जितना मैं कर सकता था झंझारपुर के लिए मैंने करने की कोशिश की है। फैसला जनता को करना है। अब देखते हैं 3 तारीख को जनता क्या निर्णय लेगी। सरकार चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के माध्यम से कुछ झंझारपुर में बड़ा करना चाहेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज़ में आप सभी का स्वागत है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जनसंपर्क में जुट गए हैं अपने अपने क्षेत्र में, ताकि जीत सुनिश्चित कर सके। इस वक्त मैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। जब लाइव सिटीज़ की टीम बिहार में किस सरकार झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची तो हमारे सामने बिहार एनडीए से भाजपा प्रत्याशी झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से नीतीश मिश्रा मिल गए। ये क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जानते हैं किस तरह का माहौल है बिहार एनडीए के पक्ष में, क्योंकि लगातार महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है। सर, क्षेत्र भ्रमण आप कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? नहीं, माहौल तो बहुत ही सकारात्मक लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति एक अटूट आस्था लोगों में दिख रही है। और विशेष तौर से जो कोरोना की अवधि में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो मिल के लोगों को राहत पहुंचाने की जो पूरी कोशिश की और वो सही में लोगों तक पहुंचा है, प्रत्येक परिवार तक पहुंचा है। 15 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पर लोगों को एक अटूट आस्था है, एक विश्वास है। और बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रधानमंत्री जी को 2019 में एक व्यापक बहुमत देने का, जहां 40 में 39 सीट बिहार की जनता ने दिया था। तो मुझको लगता है कि जनता भी समझ रही है कि जब केंद्र में उन्हीं के द्वारा बनाई हुई सरकार है तो बिहार में भी अगर एनडीए की सरकार बनती है तो दोनों सरकार मिलके बिहार को प्रगति के पथ पर और भी अग्रसर कर सकते हैं। तो मुझको विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में अपना मत करेगी। 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप कर चुके हैं बिहार विधानसभा में, आपको आइडिया होगा कि क्या काम यहाँ पे बाकी है, क्या काम कराना है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या है यहाँ के जन मुद्दा? देखिए, 2 बार में एक बार क्योंकि झंझारपुर विधानसभा का परिसीमन हुआ तो 2010 में झंझारपुर विधानसभा का एक स्वरूप बदला, जिसमें पहले मधेपुर विधानसभा हुआ करता था, वो कट के फिर झंझारपुर में आया और 2005 में वो एक अलग परिसीमन था। तो 2010 से 15 तक जो अभी का वर्तमान झंझारपुर विधानसभा है, 5 वर्षों तक मैंने उसका प्रतिनिधित्व किया। और सबसे बड़ी बात है जो बिहार में हर एक जगह आप देख सकते हैं बिजली और सड़क, उस अवधि में जितने भी प्रमुख सड़कें थीं या गांव-गांव बिजली पहुंचाना था, वो सब काम काफ़ी हुआ। कोई ना कोई कारण रहा कि 2015 में मैं जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सका और 834 वोटों से मैं चुनाव में पराजित हुआ। लेकिन मुझको लगता है कि इन 5 वर्षों में भी मैं लगातार लोगों से जुड़ा रहा हूं और किसी पद पर ना रहते हुए भी जितना मैं कर सकता था झंझारपुर के लिए मैंने करने की कोशिश की है। और बड़ी बड़ी समस्याएं जो लोग उसका समाधान ढूंढ रहे थे नहीं ढूंढ पाए, जैसे रेल से सड़क पुल, आप भी आए होंगे तो संभवतः देखे होंगे, जो आवागमन बंद हो गया था उसको चालू करवाया है, अभी 1 महीने पहले ही वो दुरुस्त हुआ है। चाहे झंझारपुर बाज़ार में वाटर लॉगिंग का इशू था। तो हम किसी पद पर ना रहते हुए भी लोगों से जुड़े रहे हैं। फैसला जनता को करना है। अब देखते हैं 3 तारीख को जनता क्या निर्णय लेगी। वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? रेलवे के द्वारा वहाँ पे काम किया जा रहा है। वो थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण उसमें काम थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन लगभग 10 करोड़ की लागत से रेलवे के द्वारा वहाँ पे नाले का और सम्प हाउस का निर्माण किया जा रहा है। तो मुझको विश्वास है कि अगले मानसून से पहले ये सब काम हम लोग का हो चुका होगा रेलवे के द्वारा, और अगले मानसून में झंझारपुर स्टेशन के पास लोगों को जल जमाव की समस्या से नहीं जूझना होगा। इस बार क्या रोड मैप बनाए हैं आप झंझारपुर के लिए? देखिए, रोड मैप तो मैंने पहले ही बनाया हुआ था, क्योंकि मन में ये नहीं आया था कि 2015 में जनता का विश्वास मुझे नहीं मिलेगा। बहुत सारे काम मैंने जो प्रारंभ किए थे वो बहुत सारे काम रुक से भी गए, और बहुत काम को हमने ऐसे भी देखा कि जैसे 34 महादलित टोलों में, एक छोटा सा उदाहरण ही देंगे आपको, सामुदायिक भवन और वर्कशेड हमने वहाँ बनवाने का काम किया था, सैंक्शन करवाया था। जब गए हैं तो देख रहे हैं कि शायद ही कहीं वो बन भी पाया हो। बहुत सारे काम हैं जो अधूरे हैं, उसको भी मुझको करना है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ नहीं रहते हुए भी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज आ सकता है। और ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, 500 से अधिक करोड़ का भी वो प्रोजेक्ट है।
तो इसी तरह के कार्यों को कि झंझारपुर में बड़े बड़े कुछ काम हम ला सकें, और मुझको लगता है लोग भी कुछ ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि कुछ एक अलग सा कुछ काम हो और झंझारपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। और कहीं ना कहीं जो एक जनप्रतिनिधि में सजगता होती है, जितना जनप्रतिनिधि जागरूक रहेगा उतना सरकार की योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के लिए वो ला सकेगा। तो मुझको विश्वास है कि अगर जनता मुझ पर विश्वास अगर व्यक्त करती है तो अपनी क्षमता के अनुसार सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के माध्यम से कुछ झंझारपुर में बड़ा करना चाहेंगे। इंडस्ट्री लगेगी? देखिए, इंडस्ट्री आपको समझना ये पड़ेगा, ये एक बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि प्रायः और ख़ासतौर से जो हमारे युवा हैं वो इस बात का उल्लेख हर एक जगह कर रहे हैं। आपको ये स्मरण करना पड़ेगा कि 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लोगों ने जब बागडोर सौंपी थी बिहार किस स्थिति में मिला था हम लोगों को, मैं भी उनके साथ सरकार में था। तो बिहार को किसी भी मानक पर अगर आप देखेंगे, जो विकास के जितने भी मानक होते हैं सभी मानकों में वो नेगेटिव स्थान में था। ये भी नहीं था कि आप 0 या 1 कहेंगे, वो नेगेटिव में था। तो 15 वर्ष में मैं मानता हूँ कि आप एक तरह से अंधेरे से आप उजाले की ओर ले जाने की कोशिश हुई और काम दिखता भी है। भले कुछ लोग कह दें क्योंकि अब जब सड़कें नहीं थी, आप पटना से झंझारपुर आने में 8 घंटे 10 घंटे लगते थे, अब हम 3 घंटे 3.5 घंटे में आते हैं। और यही नहीं, आप अगर हम जैसे रुपौली इस गांव में है लखनऊ प्रखंड में, आप यहीं से अगर झंझारपुर जाना चाहते तो आपको कितना समय लगता। तो काम हुआ। बिजली अब तो हम भी अभी जब लगातार रह रहे हैं, हार्डली मतलब कभी कुछ बिजली अगर कटी तो कटी नहीं। तो इस सब तरह के काम हैं जो दिखते हैं। और अब मुझको लगता है कि इंडस्ट्री तभी आएगा जब किसी स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और वहाँ निवेशक को लगेगा कि नहीं, जब हम जा रहे हैं निवेश करने, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, तो मुझको पूरा विश्वास है कि जो 2020 से 25 का जो समय आने वाला है उसमें केंद्र सरकार की मदद से और राज्य सरकार की जो अपनी योजनाएं होंगी सरकार बनने के बाद, मुझको पूरा विश्वास है कि बिहार जो एक एडवांटेज ले सकता था 90 के दशक में इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जब एक आर्थिक उदारीकरण का दौर चला, तो बिहार अनफॉर्चुनेटली उसमें पीछे छूट गया। तो अब हम सबों का ये प्रयास होगा, क्योंकि हर एक युवा चाहता है कि उसको घर में काम मिले। अब चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो या वो सूक्ष्म लघु उद्योग हो या कुटीर उद्योग ही क्यों ना हो, इन सब को हम लोग चाहेंगे और ये हम लोग का प्रयास भी होगा। क्योंकि जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर बिहार की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर झंझारपुर भी करना पड़ेगा, तभी आत्मनिर्भर बिहार का सपना भी हमारा बन पाएगा। तो ये हम लोग की कोशिश होगी। अब देखते हैं आगे, क्योंकि एक विज़न है और उस विज़न के तहत हम 5 वर्षों में अगर मौका मिला तो अपने आप को उसमें झोंकेंगे और परिणाम तो फिर सामने आएगा ही। आपको नहीं लग रहा कि आपके सामने तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार के मुद्दे उठाकर बहुत बड़ा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, सुनने में भले लग रहा हो कि 10 लाख रोज़गार की उन्होंने बात की है, लेकिन आप अभी भी देखेंगे, एक जब उन लोगों का शासन था 15 वर्ष, किसी से छुपा हुआ नहीं था। उस समय तो मैं विद्यार्थी था, तो जिसको पहला मौका मिलता था वो बिहार से बाहर जाना चाहता था, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, काम के लिए हो। कितने लोगों के उद्योग बंद हो गए उस समय के दौर में बिहार में। तो जब उनको मौका मिला तब तो उन लोगों ने कुछ उसको बढ़ाया नहीं, चीज़ों को बंद ही किया। और लोगों को जिस ढंग से वहाँ लोगों को प्रताड़ना सहनी पड़ती थी या एक भय और डर का माहौल था, तो लोग अपनी इकाइयों को बंद करके दूसरे राज्य में जाते थे। आज जनता उन पर क्यों विश्वास करे? और जब वो 10 लाख की बात करते हैं तो कोई रोड मैप अभी नहीं आया। आप कहने के लिए बोल दीजिए कि 10 लाख हम रोज़गार देंगे, लेकिन 10 लाख रोज़गार वो देंगे कहाँ से? और जब वो 10 लाख की भी बात करते हैं और आप बिहार की जो जनसंख्या आप देखेंगे उस अनुपात में, क्या हम लोग तो चाह रहे हैं कि नहीं, रोज़गार के साथ साथ स्वरोज़गार के भी हम अवसर देंगे, क्योंकि स्वरोज़गार से भी रोज़गार उत्पन्न होता है। और अभी जो घोषणा पत्र, जो हम लोग का संकल्प पत्र आया है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोगों ने कंप्लीट रोड मैप दिया है कि जब हम लोगों ने भी बात की है कि हम लोग 19 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोज़गार देंगे, तो उसको हम लोगों ने चरणबद्ध दिखाया भी है कि किस सेक्टर में कैसे हम एम्प्लॉयमेंट हमारा क्रिएट होगा। तो अभी तक उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया है। हाँ, उनका काम है समाज को बांटने का और कभी भी सबको एक साथ लेके चलने का काम किया नहीं है। और बिहार का डेवलपमेंट तो उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। तो ये सिर्फ चुनावी एक में इस्तेमाल करने के लिए युवाओं के इमोशन से वो खेलना चाहते हैं, युवाओं की भावना से वो खेलना चाहते हैं। क्योंकि एक छोटा उदाहरण हम आपको और देंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिगर उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में दिया था, वो अप्रैल महीने का था, जब पूरे देश में और पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति थी। तो हर एक जगह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ था, लेकिन बाद में जब अनएम्प्लॉयमेंट दर घटा और जब 46 से वो 13 पर आ गया, उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। आज भी वो उसी की बात करते हैं।
तो ना उनके पास अपनी खुद की समझ है कि वो करेंगे कैसे। सिर्फ आप बोल दीजिए और कह रहे हैं कि हम कैबिनेट में पहले सिग्नेचर से करेंगे, कैसे कर देंगे आप। और हम लोग की जो रिक्तियाँ भी हैं, रिक्तियाँ भरने में समय इसलिए भी लगता है कि बहुत सारे मामले लिटिगेशंस में चले जाते हैं, कोई ना कोई पक्ष न्यायालय चला जाता है, कोई एज कम करने के लिए, कोई और कंडीशंस के लिए। तो सरकारी रिक्रूटमेंट जो है उसमें कभी ना कभी डिले होता है। लेकिन हम लोगों ने कहा है और अपने संकल्प पत्र में हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि किन क्षेत्रों में हम लोग कितना रोजगार हम लोग देंगे। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री ने 2 महत्वपूर्ण सौगातें मिथिला को दी है, एयरपोर्ट और एम्स। क्या आपको लग रहा है कि झंझारपुर की जनता इन सभी मुद्दों पर वोट देगी, आपको फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, मैं तो यही चाहता हूं और मुझको लगता है कि आप 2019 का भी चुनाव परिणाम देखेंगे तो जनता ने काम पर वोट दिया और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास व्यक्त करके ही किया। और जो लगातार प्रयास है, आप केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं देखेंगे, बहुत बड़ी बात कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दरभंगा में एम्स आ सकता है। आज हमारे यहाँ से लोग को दिल्ली जाना पड़ता है या पटना जाना पड़ता है, उनके समय की बर्बादी होती है, पैसे का खर्च होता है, आने जाने में समय लगता है। तो आज आपको एक उच्च स्तरीय आपको स्वास्थ्य सुविधाएं दरभंगा में मिल जाएंगी एम्स के माध्यम से, तो ये तो पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए वरदान है। साथ ही अगर एयरपोर्ट, जो लोग आज हमारे यहाँ के लोग देश के कोने कोने में हैं, और सब के लिए बहुत सुगम हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ पटना ही एक ऐसा एयरपोर्ट है जो नॉर्मल कमर्शियल फ़्लाइट चलती है, गया से कम चलता है। तो दरभंगा के शुरू हो जाने से एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं, और यही नहीं, लोगों को आना जाना जो सुविधा होगी वो होगी ही। जो हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक आधार बनेगा, क्योंकि कोई भी निवेश आता है ये देख के कि हमारी कनेक्टिविटी कैसी है। तो दरभंगा की कनेक्टिविटी हमारी जब बेहतर हो जाएगी, एम्स भी आ जाएगा, रेल नेटवर्क पे ऑलरेडी है, एयरपोर्ट आ जाएगा, तो मुझको पूरा विश्वास है कि निवेश भी बढ़ेगा। और साथ ही मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्लस्टर अप्रोच की भी घोषणा की है, जो आत्मनिर्भर पैकेज में है, कि जैसे मखान हम लोग का है, तो मखान के अलावा भी अन्य कुछ ऐसे उत्पाद, उनको भी हम लोग उनकी एक वर्ल्ड क्लास ब्रांडिंग करके, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा के हम उसको विश्व स्तर पर उसको कर सकते हैं। जब वो कहते हैं कि हमको लोकल के लिए वोकल होना है, तो उसके पीछे उद्देश्य वही है कि हम अपनी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। और मुझको पूरा विश्वास है कि जो 2020 से जो 25 का अवधि हम लोग के लिए है, बिहार के यूथ के एस्पिरेशंस के लिए, बिहार के यूथ की आकांक्षाओं के अनुरूप दोनों सरकार मिलकर काम करेगी। मेरा आखिरी सवाल है सर कि आपके सामने बिहार महागठबंधन से रामनारायण यादव हैं, सामने आरएलएसपी से भी हैं, जो कि कुछ दिनों तक बीजेपी के सांसद थे। किससे लड़ाई देख रहे हैं आप अपना? देखिए, लड़ाई तो कोई भी आसान नहीं होती है, चुनाव है। और मुझको लगता है यहाँ पे स्पष्ट है कि 2 गठबंधन की लड़ाई है। एक गठबंधन हम लोग का एनडीए का है, एक महागठबंधन है। महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, आप देख सकते हैं कि ना उनकी कोई नीति है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई स्पष्ट एजेंडा है। अब सीपीआई के यहाँ जो कैंडिडेट हैं पूरे बिहार में, वो 6 सीटों पर लड़ रहे हैं। सीपीआई कैसा उनका सोच, उनकी सोच कैसी रही है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी चुनाव है और मुझको लगता है लोग अब सोच समझ के वोट करेंगे कि उनके बेहतरी के लिए क्या है, उनके परिवार के बेहतरी के लिए क्या है, उनके घर के युवाओं के लिए बेहतर क्या है। तो ये जनता को तय करना है। लड़ाई तो सीधी है और मुझको लगता है कि जनता, और ख़ासतौर से मिथिला की जनता, और या यूँ कहिए कोई भी मतदाता, बहुत ही सोच समझ के अपने वोट का वो इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा वोट बर्बाद नहीं हो और मेरा एक एक वोट का इस्तेमाल सार्थक हो। तो मुझको विश्वास है कि एनडीए के पक्ष में बिहार की जनता वोट करेगी। और जहाँ तक झंझारपुर का सवाल है, हम हर एक जगह घूम रहे हैं, प्रायः घर घर जाने की पूरी कोशिश किए हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। हम हर एक जगह अपनी अर्जी डाल रहे हैं लोगों के पास। अंत में मर्जी तो जनता की है, क्योंकि फैसला उनको करना है। साफ तौर से नीतीश मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कामों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी 10 नवंबर को, जब जनता रिजल्ट देखेगी। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव स्टेज, झंझारपुर। आप कहने के लिए बोल दीजिए कि 10 लाख हम रोज़गार देंगे, लेकिन 10 लाख रोज़गार वो देंगे कहाँ से? और बिहार का डेवलपमेंट तो उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। युवाओं के इमोशन से वो खेलना चाहते हैं, युवाओं की भावना से वो खेलना चाहते हैं। किसी पद पर ना रहते हुए भी जितना मैं कर सकता था झंझारपुर के लिए, मैंने करने की कोशिश की है। फैसला जनता को करना है। अब देखते हैं 3 तारीख को जनता क्या निर्णय लेगी। सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के माध्यम से कुछ झंझारपुर में बड़ा करना चाहेंगे।